हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग जिस लेसन को पढ़ रहे हैं उस लेसन का नाम है बायोमोलिक्यूल। बच्चों, बायोमोलिक्यूल्स में हमने आपको एक क्लास अपलोड करी है। उस क्लास में आपको हमने सिखाया था कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, बायोमोलिक्यूल्स में हमें क्या क्या स्टडीज करना है, और बायोमोलिक्यूल में सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेगमेंट है उस सेगमेंट का नाम था कार्बोहाइड्रेट। हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट को पढ़ना स्टार्ट किया था और हमने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स को, अगर इसकी हम ओल्डर डेफिनेशन की बात करें तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को हम कार्बोहाइड्रेट कहते थे, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला या जनरल फार्मूला CxH2O होल वाई हुआ करता था। बट ऐसा देखा गया कि कुछ एक कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो ये होता है, दैट मीन्स वो दिखते तो हैं कि वो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, बट एक्चुअली वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। उसका एग्जाम्पल हमने आपको बताया था, एसिटिक एसिड था। और कुछ एक ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट्स नेचर में पाए जाते हैं जिनका फॉर्मूला CxH2O का होल वाई कैटेगरी में नहीं आता है, मगर फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। रेमिनोज इसका एक एग्जाम्पल था, ये मैंने आपको कल डिस्कस किया था। उसके बाद हमने कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशंस को मॉडर्नाइज किया और आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स की जो ओल्डर डेफिनेशन है उससे बेहतर डेफिनेशन साइंटिस्ट द्वारा दी गई, और बताया गया कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन विच हैव एटलीस्ट 1 किरल कार्बन इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। उनको हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन थी। और जनरली कार्बोहाइड्रेट्स जो देखे गए वो ऑप्टिकली एक्टिव पाए गए। और कार्बोहाइड्रेट्स के हमने उसके बाद क्लासिफिकेशन के बारे में बात करी, और हमने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट के बेस पर हम इसको शुगर और नॉन शुगर्स की कैटेगरी में रखते हैं, या सेकेराइड और नॉन सेकेराइड्स की कैटेगरी में रखते हैं। जो टेस्ट में मीठे होते हैं वो शुगर्स होते हैं, सेकेराइड्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब शुगर्स के एग्जाम्पल्स हैं। माल्टोज, सुक्रोज, ये सब शुगर के एग्जाम्पल्स हैं। और जो टेस्ट में मीठे नहीं होते हैं उसे हमने नॉन सेकेराइड या नॉन शुगर बोला। और इसके जो एग्जाम्पल्स थे वो था सेलुलोज, स्टार्च, गम, ये सब नॉन शुगर्स की कैटेगरी में रखे गए थे। तो पहला क्लासिफिकेशन हमने टेस्ट के बेस पर किया था। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं किसी भी कार्बोहाइड्रेट का तो कितने मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, उसके बेस पर हमने कार्बोहाइड्रेट्स को फर्दर क्लासीफाई किया। अगर वो हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, इटसेल्फ वो सिंपलेस्ट यूनिट के फॉर्म में पाए जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मोनोसेकेराइड। अगर हाइड्रोलाइज करने पर 2 मॉलिक्यूल टू 10 मॉलिक्यूल्स तक मोनोसेकेराइड्स के मिलते हैं तब उसे हम ओलिगोसेकेराइड्स कहते हैं। और अगर 10 से ज़्यादा मिलते हैं तो हमने पॉलीसेकेराइड कहा था। इसके एग्जांपल्स वगैरह मैंने सफिशिएंट आपको बताए थे। उसके बाद हमने एक थर्ड टाइप क्लासिफिकेशन भी स्टडी किया था कि ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, जो टॉलेंस रिएजेंट हैं, कुछ हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो टॉलेंस रिएजेंट को, फिलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स। और जो रिड्यूस नहीं कर पाते उसे हम बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो इस तरह से हमने क्लासिफिकेशंस को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। मैंने 2-5 मिनट में रिकॉल किया है। जिन बच्चों ने वीडियोज़ ना देखा हो वो ज़रूर देख लें, उसमें आपको पूरा क्लासिफिकेशन समझ में आ जाएगा। आज हम लोग यहाँ से बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बच्चों देखो, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हमें ये सब स्ट्रक्चर डिस्कस करने हैं। ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, ये मोनोसेकेराइड में डिस्कस करना है। उसके बाद डाइसेकेराइड में हमें सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज का स्ट्रक्चर डिस्कस करना है। और फिर पॉलीसेकेराइड में स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर डिस्कस करना है। तब जा कर के हमारे स्ट्रक्चर्स कंप्लीट होंगे। और स्ट्रक्चर्स जब हम बता रहे होंगे उसी दौरान हम इसकी कुछ एक फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस कर लेंगे, तो हमारा कार्बोहाइड्रेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और कार्बोहाइड्रेट से जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को मैं कार्बोहाइड्रेट के ठीक बाद लेने की कोशिश करूँगा। आगे के जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं उन्हें हम थोड़ा सा बाद में लेते हैं। पहले हम कार्बोहाइड्रेट के क्वेश्चंस जो PYQ रहे हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को डिस्कस करना स्टार्ट किया था, और हमने आपको बताया था कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में हमें 6 कार्बन की क्या बनानी है? चेन। देखो यहाँ पर 6 कार्बन की हम बनाएंगे चेन। ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है,
ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, ये पांचवा कार्बन है और ये छठवां कार्बन है। 6 कार्बन की चेन है। जो फर्स्ट कार्बन है उस पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, दैट इज CHO ग्रुप लगा हुआ है। मतलब फंक्शनल ग्रुप अगर हम बात करें तो ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। इसमें 5 OH ग्रुप होते हैं, देखो मैंने सर्किल कर रखे हैं, 5 OH ग्रुप हैं, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड दिख रहा है आपको। 5 OH ग्रुप हैं, जिसमें ये वाला जो OH ग्रुप है ये प्राइमरी है, बाकी सारे के सारे OH कैसे हैं? टर्सरी सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप हैं हमारे। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में हम OH के कॉन्फ़िगरेशन को बहुत विशेष ध्यान रखते हैं। OH राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड देन CH2OH। इस तरह से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बन जाता है। मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में अगर हम ये वाला OH का पोजीशन चेंज कर दें, ये वाला OH का पोजीशन चेंज कर दें तो हमारा बन जाएगा मेनोस, जो कि कार्बन नंबर 2 पर डिफर करता है। और अगर कार्बन नंबर 4 पर डिफरेंस प्रोड्यूस कर दें 1 2 3 4, अगर 4 नंबर कार्बन का OH इस साइड लगा दें तब ये बन जाएगा गैलेक्टोज। मैंने आपको मेनोस गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर्स लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। तो फिलहाल ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में नीचे से जो दूसरा कार्बन होता है, दैट मीन्स ये लास्ट कार्बन है, इससे जस्ट पहले वाला कार्बन में अगर OH राइट साइड में होता है तब इसको बोलते हैं डी ग्लूकोज, मतलब इसका जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होता है वो डी होता है। और अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड में आ जाए नीचे से दूसरे कार्बन पर तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? L। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? L। इट इज़ नॉट डेक्स्ट्रो, इट इज़ नॉट लीवो। ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ। आपको कुछ एक चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर कोई पूछे कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए अपन लोगों को क्या करना है? फंक्शनल ग्रुप बनाना है CHO, और उसके बाद 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये 4 कार्बन, उसके बाद ये 5 कार्बन, और 6वें कार्बन में क्या लगा दो? CH2OH। बच्चों ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। OH राइट साइड, देन फिर लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड, फिर राइट साइड, और बाकी बचे हुए क्या होगा? H। ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ये हमारा ग्लूकोज का क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया। कर लोगे इसे? ये ग्लूकोज का हमारा स्ट्रक्चर है। और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में एल्डिहाइडिक ग्रुप देखने के लिए मिलता है, 5 OH ग्रुप देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से एक OH ग्रुप 1 डिग्री होता है, बाकी सारे 2 डिग्री होते हैं, और यहां 6 कार्बन की चेन होती है। ये ऐसा देखने के लिए हम लोगों को मिलता है। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब देखो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को जस्टिफाई करने के लिए, मतलब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो हमने बनाया, एक्चुअली वो बनाया कैसे बनाया, तो उसके पहले ऑब्जर्वेशन लिए गए, उसकी कुछ एक केमिकल रिएक्शंस देखे गई जिन्होंने प्रूव किया कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या होता है? C6H12O6। ग्लूकोज में 6 कार्बन की चेन पाई गई। ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट था, और जो कार्बोनिल ग्रुप था वो एल्डिहाइडिक टाइप का था। ये रिएक्शनों द्वारा प्रूफ हुआ। ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप मिले, जिसमें प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप भी प्रेजेंट था, और OH के स्पेशल अरेंजमेंट को डिसाइड करने के बाद हमने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर पाए। मतलब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसे हवा में ड्रॉ नहीं कर दिया। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को प्रूव करने के लिए या ग्लूकोज के स्ट्रक्चर तक पहुंचने के लिए हमने इतनी सारी चीज़ें जस्टिफाई करी, या इतनी सारी चीज़ों से हम निष्कर्ष पर पहुंचे कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा बनना चाहिए। तो देखो इतनी सारी चीज़ों को कैसे देखा गया, उसको सबसे पहले देखते हैं। हमने क्या देखा? ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंटल एनालिसिस। एलिमेंटल एनालिसिस आपको फिलहाल 12th लेवल पर नहीं डिस्कस करनी है, आगे पढ़ाया जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंटल एनालिसिस, मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन, इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाज फाउंड टू बी
C6H12O6। हमने ग्लूकोज का सैंपल कलेक्ट किया, उसमें देखा कि कार्बन का परसेंटेज कितना है, हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, ये सब आपको बताया गया है। कार्बन का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, किसी भी गिवन कंपाउंड्स में, किसी भी गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, हाइड्रोजन का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लिविंग्स मेथड में आपने सीखा होगा। हाइड्रोजन का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, एलिमेंटल टेस्ट कैसे करते हैं, ऑक्सीजन का परसेंटेज कैसे निकालते हैं। फाइनली एलिमेंट के परसेंटेज निकालने के बाद उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट किया गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर में सीखा होगा, जिसमें हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इन सब का यूज़ करके या एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह का यूज़ करके हम मॉलिक्यूलर वेट जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट किया गया, एलिमेंट के परसेंटेज फाइंड आउट किए गए, और फिर उसके बाद हमने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ड्रॉ किया। मॉलिक्यूलर फार्मूला ड्रॉ करने पर हमने देखा कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आया, C6H12O6। अब इस C6H12O6 में क्या 6 कार्बन सीधी चेन में थे? इसको प्रूव करने के लिए एक रिएक्शन कराई गई, रिएक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड। जब हमने ग्लूकोज का हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हीट किया तो हमने क्या पाया कि नॉर्मल हेक्सेन बन गया। देखो ये ग्लूकोज है, इसको HI के साथ हीट किया तो 6 कार्बन की सीधी चेन वाला कंपाउंड बन गया जिसका नाम था नॉर्मल हेक्सेन। और नॉर्मल हेक्सेन का बनना इस बात का कंफर्मेशन है कि ग्लूकोज के पास 6 कार्बन की क्या होती है, चेन होती है। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट किया गया C6H12O6। अब इसमें जो 6 कार्बन थे, ये 6 कार्बन क्या रिंग के फॉर्म में थे, क्या सीधी चेन में थे, या साइड चेन वगैरह कुछ थी? इसको प्रूव करने के लिए हमने उसका क्या कर दिया, नॉर्मल रिडक्शन कर दिया। और रिडक्शन किससे कर दिया, हाइड्रोजन आयोडाइड से। तो ग्लूकोज का जब हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिडक्शन करते हैं तो हमको मिलता है नॉर्मल हेक्सेन। और नॉर्मल हेक्सेन का मिलना इस बात का प्रूफ है कि ग्लूकोज के पास 6 कार्बन की क्या होती है, चेन होती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि ग्लूकोज के पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, और फंक्शनल ग्रुप की टेस्टिंग करने के लिए हमने 2 रिएक्शन इस्तेमाल करी। एक रिएक्शन यूज़ करी, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन कराई, और दूसरी रिएक्शन में हमने हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन को कराया। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ एक रिएक्शन कराई और हाइड्रोजन साइनाइड के साथ एक रिएक्शन कराई। देखो बच्चों, एल्डिहाइड कीटोन में आप लोगों ने सीख रखा हुआ है कि अगर हमारे पास एल्डिहाइड है, अगर हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है, और उसकी रिएक्शन हम कराते हैं किससे, हाइड्रोक्सिल एमीन से। तो इस तरह से शॉर्ट ट्रिक बनाई थी, और हम लोगों को क्या मिलता है, ऑक्सिम ऑफ एल्डिहाइड। क्या मिलता है, ऑक्सिम ऑफ एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड कोई भी हो सकता है, इवन अगर हम यही रिएक्शन कीटोन के साथ भी कराएं, ये रिएक्शन कीटोन के साथ कराएं, किसकी, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन कराएं, तो वही H2O रिमूव होगा और हम लोगों को जो मिलेगा वो ये कंपाउंड आपको मिलेगा जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिम ऑफ कीटोन। इसको बोलेंगे ऑक्सिम ऑफ कीटोन्स। तो देखा आपने, एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर हम हाइड्रोक्सिल एमीन से कराते हैं तो ऑक्सिम बनता है, कीटोन की रिएक्शन अब अगर हम हाइड्रोक्सिल एमीन से कराते हैं तो ऑक्सिम बनता है। ठीक उसी तरह एक और रिएक्शन आपने पढ़ी होगी एल्डिहाइड कीटोन में, रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। देखो आपको पता है कि अगर हमारे पास एल्डिहाइड है और उसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करा दें तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, और आपको एज ए रिजल्ट जो कंपाउंड मिलता है उसमें O पर H जाकर जुड़ता है और C पर CN आकर के जुड़ता है, जिसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन ऑफ एल्डिहाइड। साइनोहाइड्रिन ऑफ एल्डिहाइड ये आपको मिलता है। तो आपने क्या देखा कि अगर हमारे अगर हमारे ग्लूकोज में एल्डिहाइड या कीटोन टाइप का कोई ग्रुप होगा तो वो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सिम बनाएगा, और हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करके साइनोहाइड्रिन बनाना चाहिए।
ये एल्डिहाइड ग्रुप को चेक करने के तरीके हैं कि हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन कराओ, अगर ऑक्सिम बना तो एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, अगर हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन कराई साइनोहाइड्रिन बना तो भी एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, दैट मीन्स कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। इस बात को जस्टिफाई करने के लिए हम इन दो रिएक्शन की हेल्प लेते हैं। देखो हमने क्या किया, हमने ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराई, हमें मिला ग्लूकोक्सिम। इसमें जो रिएक्शन कराने के लिए हाइड्रोक्सिल एमाइन का फॉर्मूला लिया गया वो NH2OH था, जिसको हम लोगों ने हाइड्रोक्सिल एमीन लिखा। देखो आप, ये ग्लूकोज है, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन कराई, ये देखो H2O निकल गया, ये H2O निकल गया, और H2O निकलने के बाद जो कंपाउंड मिला उसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लूकोक्सिम। और आपने देखा ग्लूकोक्सिम का बनना कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज, और ग्लूकोक्सिम का बनना इस बात का कंफर्मेशन है कि ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं दूसरी रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। ग्लूकोज की रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराते हैं तो ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन मिलता है, ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन मिलता है। मैंने आपको बताया था ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन कराएंगे तो O पर आ जाएगा OH, O बदल जाएगा OH में और C से जुड़ जाएगा CN, और CN जुड़ने के बाद आपको मिलेगा ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन। तो ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन का बनना भी कंफर्म करता है द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज। तो अगर कोई पूछे कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, इसको प्रूफ कैसे करोगे, तो आप बताओगे ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ होती है, ग्लूकोक्सिम बनता है, जिससे प्रूफ होता है कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। और अगर इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन साइनाइड से कराएं और साइनोहाइड्रिन बन जाए तो इस रिएक्शन से भी प्रूफ होता है कि ग्लूकोज के पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब हमें बात करनी है कि वो जो कार्बोनिल ग्रुप है वो तो एल्डिहाइड भी हो सकता है, वो तो कीटोन भी हो सकता है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि वो ग्रुप जो कार्बोनिल है ग्लूकोज में वो एल्डिहाइड ग्रुप है। क्या ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप है। आपको एल्डिहाइड ग्रुप की एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग रिएक्शन पता होगी कि अगर एल्डिहाइड को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडाइज करें तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, मगर अगर हम कीटोन को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडाइज करते हैं तो कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। वही रिएक्शन हमने यहां यूज करी। हमने ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर के साथ, जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, ऑक्सीडाइज किया तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो गया COOH में, और एट लास्ट जो हमको कंपाउंड मिला उस कंपाउंड का नाम था ग्लूकोनिक एसिड। देखो आप, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, CHO ग्रुप बदल गया किसमें, COOH में, बाकी चीजें अनअफेक्टेड हैं, जैसी थी वैसे ही रहेंगी, क्योंकि ब्रोमीन वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये केवल और केवल एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करता है। तो एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करने के लिए हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने यूज नहीं किया, हमने यूज किया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हमने क्या लिया, ब्रोमीन वाटर लिया, और ब्रोमीन वाटर का यूज करके हमने देखा कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोनिक एसिड में, और इससे हमारा प्रूफ हो गया कि ग्लूकोज के पास CHO ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट केवल एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर पाता है, ना तो वो कीटोन को ऑक्सीडाइज कर पाता है, ना प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर पाता है, ना सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर पाता है। केवल एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज तभी कर पाएगा जब उसमें एल्डिहाइड होगा। तो इस रिएक्शन से प्रूफ होता है, लिखा भी है, प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप कैन बी कंफर्म बाय द ऑक्सीडेशन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ग्लूकोज को बदलते हैं ग्लूकोनिक एसिड में, और लिखा है कंफर्म्स कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट एज एल्डिहाइड ग्रुप। और इस बात से प्रूफ होता है कि जो ग्रुप इसमें प्रेजेंट है वो कैसा ग्रुप है, वो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, यहां से प्रूफ होता है। अब हम बात करते हैं, ग्लूकोज के पास 5 OH ग्रुप होते हैं। मैंने स्ट्रक्चर अभी बना के दिखाया था, उसमें ग्लूकोज के पास कितने OH ग्रुप थे, 5 OH ग्रुप थे। तो कैसे प्रूफ करेंगे कि ग्लूकोज के पास 5 OH ग्रुप हैं? तो हम लोग रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से या फिर एसिटिल क्लोराइड से, दोनों में से किसी से भी करा सकते हो। तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट हम लोगों को मिलता है, और ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का जो बनना इस बात का प्रूफ है कि ग्लूकोज के पास 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो देखो, ग्लूकोज की रिएक्शन हमने कराई एसिटिक एनहाइड्राइड से,
और ग्लूकोज में जितना भी OH था, देखो समझना थोड़ा सा, मैं यहां समझाता हूं आपको। देखो ये हमारे पास था ग्लूकोज, ये स्ट्रक्चर था ग्लूकोज, देखो ये हमारे पास है ग्लूकोज। मैंने OH के डायरेक्शन पर ध्यान नहीं दिया, अभी OH के डायरेक्शन को मैं नहीं बना रहा हूं, OH को मैं सब एक तरफ बना दे रहा हूं, ठीक है, आपको समझाने के लिए कि मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे सोच रहा हूं, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करा सकते हो। किसके साथ करा सकते हो, एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो ये देखो ये ग्रुप हटेगा और आप बताओ क्या मिलेगा, CHO, CHOCO, CH3, ठीक है, ये ग्रुप बनेगा। अब यही एसिटिक एनहाइड्राइड फर्दर रिएक्शन करेगा, देखो इस वाले OH के साथ, इसमें भी देखो, फिर यही रिएक्शन होगी किसके साथ, तीसरे वाले OH के साथ, फिर यही वाली रिएक्शन होगी चौथे वाले OH के साथ, और फिर यही रिएक्शन होगी आपकी पांचवें वाले OH के साथ, और जो कंपाउंड आपको मिलेगा वो होगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ये जो कंपाउंड मिला उसका नाम है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड के 5 मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, 5 मोल यूज हो रहे हैं, और 5 मोल एसिटिक एसिड निकलने के बाद जो कंपाउंड हमको मिला उसका नाम है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। और ग्लूकोज पेंटा एसीटेट को बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है आप एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज़ करो, आप चाहते तो एसिटिल क्लोराइड का भी यूज़ कर सकते थे, इसका भी यूज़ किया जा सकता था एसिटिक एनहाइड्राइड के ऑप्शन में, आप इसका भी यूज़ कर सकते थे। तो हमने लास्ट कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया कि ग्लूकोज की रिएक्शन आप एसिटिल क्लोराइड से कराओ या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड से कराओ, 5 मोल्स एसिड क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के इस्तेमाल होते हैं और ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है। और ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का बनना इस बात का प्रूफ है कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ये चीज़ यहाँ दिखाई जा रही है। तो देखो ग्लूकोज है, उसकी रिएक्शन हमने एसिटिक एनहाइड्राइड से कराई। देखो एसिटिक एनहाइड्राइड को आप इस तरह भी लिख सकते हो, एसिटिक एनहाइड्राइड को आप इस तरह भी लिख सकते हो, एसिटिक एनहाइड्राइड को लिखने का एक और तरीका है AC2O, ठीक है। और एसिटिक एनहाइड्राइड को आप स्ट्रेट चेन के रूप में भी लिख सकते हो। इतने सारे तरीके से आप एसिटिक एनहाइड्राइड को लिख सकते हो। तो ग्लूकोज की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के 5 मोल से करा रहे हैं तो 5 OH ग्रुप हट जाएंगे और उसकी जगह पर OCOCH3 आ जाएगा और ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनेगा, साथ में एसिटिक एसिड के 5 मोल्स रिमूव होंगे। और इस रिएक्शन से कंफर्म होता है कि ग्लूकोज के पास 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ये रिएक्शन यहां से प्रूव करती है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं वो जो 5 OH ग्रुप हैं, क्या वो सारे प्राइमरी हैं, क्या वो सारे सेकेंडरी हैं, या कोई उसमें प्राइमरी ग्रुप भी है, प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है या नहीं है, इसको प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं। देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या काम करेगा,
एल्डिहाइड को तो कार्बोक्सिलिक में ऑक्सीडाइज करेगा, सो ठीक है। अगर उसमें कोई प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप होगा तो उसे भी वो COOH में ऑक्सीडाइज कर देगा। और ऐसा करने के लिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं नाइट्रिक एसिड। तो हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराते हैं नाइट्रिक एसिड से, और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जब हम नाइट्रिक एसिड से कराते हैं तो एल्डिहाइड ग्रुप बदलता है COOH में और प्राइमरी एल्कोहल बदलता है COOH में, और इस तरह से हमें सैकेरिक एसिड मिल जाता है। देखो इस तरह से प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप के लिए हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड, और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जब नाइट्रिक एसिड से या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराते हैं तो हमको मिलता है सैकेरिक एसिड। सैकेरिक एसिड को बनाना बड़ा सरल है। देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना हुआ है, CHO को बदल दो COOH में, और ये वाला एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल है और इसको भी बदल दो COOH में, तो ऊपर और नीचे अगर दोनों COOH हैं, बीच वाले जो 4 कार्बन है वो अनइफेक्टेड हैं, तो इसको बोलते हैं सैकेरिक एसिड। और सैकेरिक एसिड का जो बनना है वो इस बात का प्रूफ है कि ग्लूकोज में एक OH ग्रुप प्राइमरी टाइप का होता है। तो लिखा है सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ 1 डिग्री एल्कोहलिक ग्रुप। एल्कोहलिक ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है, इस बात को यहां से प्रूफ हो जाता है कि ग्लूकोज जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनाता है, सैकेरिक एसिड बनाता है। ये चीज यहां से प्रूफ हो जाती है। अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ ग्लूकोनिक एसिड विद HNO3। सोचो ये ग्लूकोनिक एसिड है, अगर ऊपर एक COOH है बाकी का स्ट्रक्चर ज्यों का त्यों है ग्लूकोज जैसा, तो इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। अगर हम ग्लूकोनिक एसिड का ऑक्सीडेशन करा दें तो ग्लूकोनिक एसिड में ये तो ऑलरेडी COOH है, इस पर तो कोई चेंज होगा नहीं। ये सेकेंडरी एल्कोहल है, इनका ऑक्सीडेशन ये करेगा नहीं। ये एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ज्यों का त्यों है। तो ग्लूकोनिक एसिड का अगर हम फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में तो ग्लूकोनिक एसिड का ऑक्सीडेशन होकर के हमें क्या मिलता है, सैकेरिक एसिड मिलता है। सैकेरिक एसिड को बनाना आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपने क्या चीज चेक करी, पहले चेक किया ग्लूकोज के पास 6 कार्बन की चेन होती है। कैसे प्रूव किया, ग्लूकोज का रिडक्शन कर दिया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, या ग्लूकोज को हीट कर दिया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, नॉर्मल हेक्सेन बन गया, जिससे प्रूफ हुआ कि हाँ ग्लूकोज में 6 कार्बन की चेन है। फिर हमने प्रूफ किया कि ग्लूकोज के पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। इसको प्रूफ करने के लिए हमने हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन कराई, ऑक्सीजन बन गया, प्रूफ हो गया कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप है। आपको अगर ये रिएक्शन नहीं करानी है तो आप हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन कराओ, साइनोहाइड्रिन ऑफ ग्लूकोज बनेगा। इससे भी प्रूफ हो सकता है कि ग्लूकोज के पास कार्बोनिल ग्रुप है। अब अगर ये कार्बोनिल ग्रुप वाकई में एल्डिहाइड है तो इसको जस्टिफाई करने के लिए हमने इसमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन वाटर के साथ इसकी रिएक्शन कराई, और ग्लूकोज में जो एल्डिहाइडिक ग्रुप था वो तुरंत COOH में ऑक्सीडाइज हो गया, ग्लूकोनिक एसिड बन गया। और ग्लूकोनिक एसिड तभी पॉसिबल था जब उसमें CHO ग्रुप मौजूद होगा, क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट केवल एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं, ना तो वो प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं और ना ही सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो इस तरह से आपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करा के ग्लूकोनिक एसिड बनाया, जिससे प्रूफ हुआ कि ग्लूकोज के पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है। अब हमने प्रूफ करना चाहा कि ग्लूकोज में कितने OH ग्रुप हैं। इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, ग्लूकोज की रिएक्शन या तो एसिटिल क्लोराइड से कराई या एसिटिक एनहाइड्राइड से कराई। 5 मोल एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के इस्तेमाल हुए और ग्लूकोज पेंटाएसीटेट बना, जिससे भी प्रूफ हुआ कि ग्लूकोज के पास 5 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं। अब क्या ये पांचों एक ही तरह के हैं या कोई एक आध प्राइमरी भी है, इसको जस्टिफाई करने के लिए हमने ग्लूकोज की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कराई, और ग्लूकोज में एल्डिहाइड तो फटाक से कार्बोक्सिलिक में ऑक्सीडाइज हो गया, चाहे माइल्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो। CHO को तो ऑक्सीडाइज होना ही है COOH में, मगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने के साथ साथ प्राइमरी अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज करता है, उसको भी COOH में ऑक्सीडाइज कर देता है, और फाइनली हमें सैकेरिक एसिड मिल जाता है। तो ग्लूकोज का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या HNO3 से ऑक्सीडाइजेशन कराने पर सैकेरिक एसिड मिलता है, और सैकेरिक एसिड का बनना इस बात का प्रूफ है कि ग्लूकोज के पास एक प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप रहता है। और इतनी चीज़ें हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। हम अगर ग्लूकोनिक एसिड का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ग्लूकोनिक एसिड का ऑक्सीडेशन कराने पर भी हमें सैकेरिक एसिड मिलता है, ये चीज़ यहाँ बताई गई है। अब देखो
ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराएंगे, हमें मिलेगा सैकरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा, HNO3। और अगर ग्लूकोनिक एसिड का ऑक्सीडेशन कराएंगे, इसमें भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे HNO3, इससे भी हमको क्या मिलेगा, सैकरिक एसिड मिलेगा। देख सकते हो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, सैकरिक एसिड मिल रहा है, HNO3 से ऑक्सीडेशन कराएंगे, और ग्लूकोनिक एसिड का भी ऑक्सीडेशन कराएंगे HNO3 से, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो भी हमको मिलेगा सैकरिक एसिड। मतलब ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से भी सैकरिक मिलता है और ग्लूकोनिक एसिड के भी ऑक्सीडेशन से सैकरिक एसिड मिलता है, बशर्ते ऑक्सीडेशन कराने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 का इस्तेमाल करना होगा। अब देखो स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ OH ग्रुप, जो ग्लूकोज है उसमें OH ग्रुप को कहाँ अटैच किया जाता है उसको बोलते हैं स्पेशल अरेंजमेंट। और स्पेशल अरेंजमेंट को हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, और ड्रॉ करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को सबसे पहले फिशर ने तैयार किया था, इसलिए इसको हम फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं। देखो ये जो रिएक्शन है ग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को समझो, किनारे पर CHO रहेगा, लास्ट में CH2OH रहेगा। उसके बाद पहला कार्बन पर जो OH है, मतलब कार्बन नंबर, जो ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये जो 2 नंबर पर OH है वो राइट में है, 3 पर लेफ्ट में है, 4 पर राइट में है, 5 पर राइट में है, और 6 नंबर पर तो CH2OH है ही। इस तरह का अगर हम स्पेशल अरेंजमेंट बनाने के बाद ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ये स्ट्रक्चर फिशर ने दिया था, लिखा है स्ट्रक्चर गिवन बाय फिशर, हेंस ऑल्सो कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अब आप बना सकते हो, इस तरह का स्ट्रक्चर अगर आप बनाते हो तो उसको हम फिशर प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज कहेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब देखते हैं आगे। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप करके देखें। लिखा है D+ ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमीन एंड यील्ड्स एन ऑक्सिम, द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सिम वुड बी। आपसे कह रहा है कि D ग्लूकोज है, D ग्लूकोज है, हमने D ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना के बताया था। आप देखो D ग्लूकोज में स्ट्रक्चर क्या बना के बताया था, ये एल्डिहाइड है, 2 कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, 5 नंबर कार्बन, और 6 नंबर पर क्या हो जाएगा, CH2OH। यहाँ OH, OH, H, सॉरी, यहाँ OH है, OH, H, OH, H, ये हमारा है D ग्लूकोज। बच्चों देखो ये जो नीचे से दूसरा नंबर कार्बन, नीचे से जो दूसरा नंबर कार्बन है, अगर OH राइट साइड में है तब इसको हम बोलेंगे D, चूंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है तो इसको बोलेंगे D+ ग्लूकोज। अब D+ ग्लूकोज में अगर इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन से कराते हैं। किसके साथ कराते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन से, तो ये H2O निकल जाएगा और आपको क्या मिलेगा, ऑक्सिम, CH डबल बॉन्ड NOH। देखो CH डबल बॉन्ड NOH यहाँ दिख रहा है, C डबल बॉन्ड NOH यहाँ भी दिख रहा है। अगले वाले में भी देखो, ठीक है, अगले वाले में देखो ये CH डबल बॉन्ड NOH यहाँ दिख रहा है, CH डबल बॉन्ड NOH दिख रहा है। मतलब चारों ऑप्शन में जो पहला पार्ट है वो तो ठीक है। अब अपन को क्या चेक करना है, दूसरे नंबर पर OH राइट में, यहां OH कहां आ गया, लेफ्ट में, तो B आंसर तो नहीं होगा। अगले में देखो OH राइट में और यहां OH लेफ्ट में, तो C आंसर भी नहीं होगा, क्योंकि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में ये कार्बन नंबर 2 पर OH राइट में होता है, तो राइट में या तो A चॉइस है या फिर D चॉइस है। ठीक है, अब आगे देखो अगला वाला OH कहां पर है, लेफ्ट में, तो लेफ्ट यहां भी है और लेफ्ट यहां भी है। नेक्स्ट वाले में 4 नंबर पर OH कहां है, राइट में, और यहां पर 4 नंबर पर OH राइट में होना चाहिए, कहां पर लगा हुआ है, लेफ्ट में, तो आंसर ए भी नहीं होगा। OH राइट में, फिर OH राइट में, फिर CH2OH। यहां देखो
OH राइट में, OH राइट में और लास्ट में CH2OH, तो हमारा आंसर होगा डी। तो अगर हम D प्लस ग्लूकोज का हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हम लोगों को ऑक्सिम मिलेगा, जिसका स्ट्रक्चर ये होगा। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हो। ये हमने डी ग्लूकोज बनाया, डी ग्लूकोज में CHO का रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन से कराया तो CHNOH तो बन गया। अब OH राइट है, यहाँ देखो राइट है, H लेफ्ट है, यहाँ H लेफ्ट है, फिर OH राइट है, OH राइट में है और फिर CH2OH है, CH2OH है। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा और हैंस ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, और उसका जो डी आंसर है वो करेक्ट आंसर होगा। ये उसका सोल्यूशन है, स्ट्रक्चर के फॉर्म में मैंने बना के दिखा दिया है, तो आप लोग कर सकते हो। तो आप लोग बच्चों यहाँ पे बताओ हमें कि किसी भी बच्चे को इधर तक में कोई समस्या तो नहीं है, हो जाएगा बच्चों। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा, चीज़ों को समझिए, चीज़ों को लिखिए, चीज़ों को पूरा देखिए, आपको तभी चीज़ें समझ में आएंगी। आपने जितनी चीज़ें हमसे सीख ली हैं, आप क्वेश्चन तो करो, आपके क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होंगे। क्वेश्चंस तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब समय हमारे पास जैसे जैसे मिलेगा हम क्वेश्चंस भी खूब सारे कराएंगे, बट इतनी डीप में थ्योरी डिस्कस करने के बाद अगर आप पे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो सोचने वाली बात है। तो क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और मुझे भी समय मिलेगा तो ज़रूर कराऊंगा। चलो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, ड्यूरिंग एसाइलेशन ऑफ ग्लूकोज इट नीड्स x मोल्स ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। आप बताओ, ग्लूकोज में जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन कराते हैं तो कितने मोल यूज होते हैं? तो आप कहोगे 5 मोल यूज होते हैं। क्यों यूज होते हैं? क्योंकि इसमें 5 OH ग्रुप होते हैं। द वैल्यू ऑफ x वुड बी, तो आप बोलोगे वुड बी 5। क्यों 5 होगी? क्योंकि 5 एसिटिक एनहाइड्राइड ग्रुप को प्रूव कर मतलब 5 OH ग्रुप को प्रूव करने के लिए हम जब एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन कराते हैं तो 5 मोल इस्तेमाल होते हैं। तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को, डिटेल आंसर को देख सकते हो, ये रिएक्शन है और चेक कर सकते हो आप। द 5 मोल्स ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड्स आर फॉर्म इन द एसाइलेशन, दस द वैल्यू ऑफ x वुड बी। अब देख सकते हो ग्लूकोज की रिएक्शन हमने कराई, 5 मोल्स ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड से ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बना, और ग्लूकोज पेंटा एसीटेट तभी बनेगा जब 5 OH ग्रुप हटके 5 एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन हो और 5 एसिटिल ग्रुप यहां पर कनेक्ट हो जाए, जुड़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई Z। Z बताना है। तो देखो ग्लूकोज की रिएक्शन हम HCN से कराएंगे, साइनोहाइड्रिन बनेगा। चेक कर लेते हैं। देखो ये CHO है, फिर CHOH का होल 4 है और CH2OH है। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया शॉर्टकट। हमने इसकी रिएक्शन HCN से कराई तो क्या बन गया? साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन कैसे बनता है? जो CHO होता है वहां चेंज देखने के लिए मिलता है और इस तरह से हमको मिल गया साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन का हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया और हाइड्रोलिसिस करने पर हम लोगों को मिला CN बदल गया COOH में, बाकी चीजें ज्यों की त्यों रहीं। और फिर जब हमने इसका HI के साथ हीट किया तो सारे OH ग्रुप एल्केन में कन्वर्ट हो गए। दैट मीन्स COOH तो ज्यों का त्यों है, बाकी चीजें कन्वर्ट हो गई, बाकी चीजें कन्वर्ट हो गई इस तरह से। और 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, जिसको हम बोलते हैं हेप्टेनोइक एसिड। तो इसका आंसर होगा डी आंसर। तो ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से कराएंगे, साइनोहाइड्रिन बनेगा। साइनोहाइड्रिन का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हम लोगों को साइनो ग्रुप बदल जाएगा COOH में। फिर HI के साथ हीट करेंगे तो सारे OH ग्रुप एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे, COOH अनअफेक्टेड रहेगा और लास्ट में जो हमको मिलेगा उसका नाम होगा हेप्टेनोइक एसिड। तो इस तरह से Z का नाम है हेप्टेनोइक एसिड। आंसर नंबर डी करेक्ट है। चेक कर सकते हो आप। यहां देखो ये ग्लूकोज है, HCN के साथ रिएक्शन कराई,
OHCN डेवलप हुआ जिसको बोलते हैं ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन, और ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन का हाइड्रोलिसिस किया तो ये जो CN ग्रुप है ये बदल गया COOH में, और फिर HI के साथ रिड्यूस किया तो ये जितने भी OH ग्रुप थे वो सारे के सारे H में कन्वर्ट हो गए, दैट मीन्स एल्केन में कन्वर्ट हो गए। ये अनअफेक्टेड था। एट लास्ट जो हमको मिला उसका नाम है हेप्टेनोइक एसिड, हेंस ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ये डी आंसर जो है वो उसका करेक्ट आंसर होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट को। ग्लूकोज में ये शब्द लिखे रहते हैं, डी लिखा रहता है और एल लिखा रहता है। ये डी और एल का मतलब क्या है? पहली चीज आप याद कर लो कि डी का मतलब डेक्स्ट्रो नहीं होता है, एल का मतलब लीवो नहीं होता। जो डेक्स्ट्रो है उसको स्मॉल डी लिखते हैं या प्लस लिखते हैं, लीवो को स्मॉल एल लिखते हैं या माइनस लिखते हैं। इस वाले डी का मतलब अलग है और इस वाले डी का मतलब अलग है। ये एल का मतलब अलग है, इस एल का मतलब अलग है। डी का मतलब होता है, कैपिटल डी और कैपिटल एल क्या होते हैं? ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को चेक करने के लिए कुछ नहीं करना है, नीचे से दूसरे कार्बन को देखना है। अगर OH राइट साइड में है, OH राइट साइड में है तब इसको बोलेंगे डी, और अगर यही OH लेफ्ट में होता तो हो जाता एल। तो आप खुद से देखो, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। इस ग्लूकोज में नीचे से दूसरे कार्बन पर OH कहां पर है? राइट में है। तो ग्लूकोज के आगे क्या लगा दिया? डी। ग्लूकोज के आगे कौन सा ग्लूकोज हो गया? डी। और इस ग्लूकोज को जब हम इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करते हैं तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है, दैट मीन्स ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, इसलिए डी के आगे प्लस चिन्ह लगा रहता है। ये डी मतलब नीचे से दूसरा कार्बन राइट साइड में है, OH जो है वो राइट साइड में है। ये डी का मतलब रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। इस प्लस का मतलब होता है डेक्स्ट्रो लीवो, क्लॉकवाइज घुमा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, वो प्लस माइनस इन्फॉर्म करता है। और ग्लूकोज तो आपका ये है ही। तो डू यू नो द फुल एंड करेक्ट नेम ऑफ ग्लूकोज? तो ग्लूकोज का पूरा नाम होता है, जो हमारे लिए ज़रूरत होती है जिस ग्लूकोज की, उसका नाम होता है डी प्लस ग्लूकोज। इसमें ये जो डी है ये क्या बताता है? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को कैसे बताता है? नीचे से दूसरा कार्बन आप उठाओ, OH राइट में दिखे तो डी, लेफ्ट में दिखे तो एल। ये प्लस चिन्ह क्या बताता है? ये डेक्स्ट्रो लीवो को बताता है कि प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ये प्लस माइनस हमें इन्फॉर्म करता है। और ग्लूकोज तो ये इटसेल्फ था ही, तो ये है वही चीज। देखो, इसको और जस्टिफाई करने के लिए ऐसा कहा जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है। मतलब जो हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं, मतलब जो हमारे मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड की स्पेशली बात कर रहा है, जो हमारे पास मोनोसैकेराइड है वो एल्डोज शुगर भी हो सकते हैं, कीटोज शुगर भी हो सकते हैं ना। तो एल्डोज शुगर में मिनिमम कार्बन कितने होते हैं? 3। एल्डोज शुगर में मिनिमम कार्बन कितने होते हैं? 3। और कीटोज शुगर में मिनिमम कार्बन कितने होते हैं? 4। तो एल्डोज शुगर का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एल्डोज शुगर का ये सबसे स्मॉलेस्ट एग्जाम्पल है। देखो, ये एल्डोज शुगर है 3 कार्बन की, सबसे सिंपल एल्डोज शुगर यही है, 3 कार्बन की एल्डोज शुगर है, जिसका एक्चुअल नेम है ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब जब ग्लिसरॉल्डिहाइड को हमने देखा तो ग्लिसरॉल्डिहाइड में OH ग्रुप अगर राइट साइड में लगा हुआ है तब इसको बोलेंगे डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, और अगर ग्लिसरॉल्डिहाइड में OH ग्रुप लेफ्ट साइड में लगा है तो उसको बोलते हैं एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड ऑप्टिकली एक्टिव है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, वो अलग चीज है। हमने कॉन्फ़िगरेशन को ड्रॉ किया और देखा कि OH ग्रुप अगर राइट साइड हमने बनाया तब हम इसको बोलेंगे डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, OH को हम लेफ्ट साइड बनाएंगे तो उसको बोलेंगे एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब जो 4 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट होता है, या 5 कार्बन का जो कार्बोहाइड्रेट होता है, या 6 कार्बन का जो कार्बोहाइड्रेट होता है, या 7 कार्बन का जो कार्बोहाइड्रेट होता है, वो कार्बोहाइड्रेट को माना जाता है कि वो इसी से बना होगा। 3 कार्बन से 4 का बना होगा, फिर 4 से 5 का बना होगा, 5 से फिर 6 का बना होगा। और जब कार्बन की चेन बढ़ाते जाते हैं तो ये जो नीचे के 2 कार्बन हैं ये अनचेंज रहते हैं। बस यही वाली चीज आगे बदलती जाएगी, आगे बदलती जाएगी, आगे बदलती जाएगी। मतलब अभी 3 कार्बन है, फिर ये CHO साइनोहाइड्रिन बना करके हम 4 कार्बन बना लेंगे, फिर CHO डेवलप होगा, उससे 5 बना लेंगे, 6 बना लेंगे, 7 बना लेंगे, 8 बना लेंगे। दैट मीन्स नीचे के जो 2 कार्बन है
उनको बिना चेंज करे हुए हम 3 कार्बन से 4 कार्बन, 4 कार्बन से 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन तक पहुंच सकते हैं। तो नीचे के 2 कार्बन क्या है, अनचेंज है। अगर OH राइट में था तो हमेशा राइट में रहेगा। मतलब कहने का यह है कि अगर डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से हम कार्बोहाइड्रेट डिजाइन करते हैं तो डी टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे, और अगर एल ग्लिसरॉल्डिहाइड से हम कार्बोहाइड्रेट आगे फर्दर बढ़ाते हैं, इंप्रूव करते हैं, तो एल टाइप के कॉन्फ़िगरेशन वाले कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलेंगे। तो आपने क्या देखा कि जो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से बनते हैं वो डी टाइप कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, और जो एल ग्लिसरॉल्डिहाइड से बनते होंगे उन्हें हम एल टाइप कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये इसकी एक्चुअल डेफिनेशन टाइप है, बट आपको डेफिनेशन वगैरह रटनी नहीं है, आपको केवल इतना सा देखना है नीचे से दूसरे कार्बन पर OH कहां पर है। राइट साइड में है तो D लिख दो, कैपिटल D, और लेफ्ट साइड में है तो L लिख दो। कोई पूछे ये D क्यों लिख दिया तो आप बोलोगे इसका ओरिजिन डी ग्लिसरॉल्डिहाइड रहा होगा, मतलब डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से बनाया होगा तो हमने उसको डी ग्लूकोज लिखा। अगर एल ग्लिसरॉल्डिहाइड से हम बढ़ाते जाते कार्बन चेन तो जो ग्लूकोज हमको मिलता वो एल ग्लूकोज कहलाता। तो डी और एल चेक करना आपको समझ में आ गया होगा। डी और एल के पीछे की कहानी क्या है वो हमने आपको बता दी है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ग्लिसरॉल्डिहाइड का मैंने स्ट्रक्चर बना के दिखाया, OH राइट में है तो D, लेफ्ट में है तो L। डी कॉन्फ़िगरेशन वाले ग्लिसरॉल्डिहाइड से फर्दर जो बनेगा उसको बोलेंगे डी टाइप कार्बोहाइड्रेट, और एल टाइप ग्लिसरॉल्डिहाइड के फर्दर प्रोग्रेस से जो कार्बोहाइड्रेट्स बनेगा उसको हम बोलेंगे एल टाइप कार्बोहाइड्रेट। अब देखो, राइट द मॉलिक्यूल इन सच अ वे दैट मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन। अब ये ग्रुप तो आपको पता ही है, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको नीचे से दूसरे कार्बन पर देखना है। OH राइट में है तो D लिखेंगे, और नीचे से दूसरे कार्बन पर अगर OH लेफ्ट में है तो उसको हम क्या लिखेंगे, L लिखेंगे। यही सब चीज लिखी हुई है। CHO ग्रुप सबसे टॉप पे होना चाहिए, और CHO ग्रुप से नहीं देखना है, हमें नीचे से ग्रुप को देखना है, नीचे से दूसरे कार्बन को देखना है। CHO ग्रुप तो मेन फंक्शनल ग्रुप है, वहां से शो नहीं करना है, नीचे से शो करना है। और नीचे से दूसरे कार्बन पर OH वो राइट में होगा तो D, लेफ्ट में होगा तो L। चलो देखते हैं। लेट अस कंपेयर द मॉलिक्यूल विद द रेफरेंस। ये हमारा क्या है, OH कहां पर है, राइट साइड में, 3 कार्बन का है तो उसको हम बोलेंगे डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। OH राइट साइड में है तो उसको क्या बोलेंगे, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब ये देखो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है, उसमें OH राइट साइड में है। अब यहां जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। अब जो 6 कार्बन है उसमें नीचे के 2 तो अनअफेक्टेड रहते हैं, हमने आपको बताया। तो आप नीचे से दूसरे कार्बन पर देखो, OH कहां पर है, राइट साइड में, इसलिए इसका नाम हो गया डी ग्लूकोज। इसका नाम क्या हो गया, डी ग्लूकोज। ठीक है, अब देखो ये OH ग्रुप राइट साइड में है तो इसको हम बोल रहे हैं डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब आप बताओ ये आपका एक कार्बोहाइड्रेट है जिसका नाम है एरिथ्रोज। अब एरिथ्रोज में चेक करो 4 कार्बन का है, 1 2 3 4। नीचे से दूसरा कार्बन ये है, OH ग्रुप राइट साइड में है तो ये हो गया D प्लस एरिथ्रोज। अब प्लस साइन तो एक्सपेरिमेंट से आता है कि क्लॉकवाइज हो रहा है या रोटेट या एंटी क्लॉकवाइज, मगर ये जो कैपिटल D का साइन है ये तो देख के पता चलेगा। नीचे से दूसरे कार्बन पर OH राइट साइड में है तो उसको बोलेंगे D प्लस एरिथ्रोज। ये आपका D कॉन्फ़िगरेशन होगा। एक और चेक करके देखो, ये आप बताओ, यहां पर 1 2 3 4 5 कार्बन का हमारा कार्बोहाइड्रेट है। नीचे से दूसरे कार्बन पर OH ग्रुप राइट साइड में है तो उसका नाम हो गया डी एरेबिनोज। ये एरेबिनोज है, जैसे ग्लूकोज होता है इस तरह से 5 कार्बन का एल्डो पेंटोज जो होता है उसका नाम एरेबिनोज होता है। OH चूंकि राइट साइड में इसलिए इसको बोलेंगे D प्लस एरेबिनोज। अब ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, नीचे से दूसरे कार्बन पर OH जो है वो राइट साइड में है इसलिए इसको बोलेंगे D ग्लूकोज। तो आपने क्या देखा कि OH ग्रुप राइट साइड में हो, नीचे से दूसरे कार्बन का जो OH ग्रुप राइट साइड में हो तो उसको बोलेंगे D ग्लूकोज, और लेफ्ट में हो तो उसको बोलेंगे L ग्लूकोज। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो D टाइप कार्बोहाइड्रेट है उनका ओरिजिन डी ग्लिसरॉल्डिहाइड रहा होगा, और जो L टाइप कार्बोहाइड्रेट हैं उनका ओरिजिन L टाइप ग्लिसरॉल्डिहाइड रहा होगा। दैट मीन्स ग्लिसरॉल्डिहाइड से शुरू करके हम 3 कार्बन से 4 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट बना सकते हैं, 4 कार्बन से 5 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट बना सकते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो नीचे के 2 कार्बन अनचेंज रहते हैं। अगर वो राइट में है तो हमेशा राइट में रहेगा, तो उससे जो सीरीज बनेगी वो डी टाइप कार्बोहाइड्रेट्स की बनेगी, और एल टाइप से बनाएंगे तो ये जो सीरीज बनेगी वो एल टाइप कार्बोहाइड्रेट की बनेगी। तो डी और एल को कैसे डिफाइन किया जाता है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो
फाइंड आउट द डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। आप बताओ डी और एल में कौन सा होगा। तो आप कहोगे पहले तो देखो CHO ग्रुप है, फिर उसमें OH OH सॉरी OH 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 OH, तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड दिख रहा है, दैट मीन्स ये कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट जब है तो CHO ग्रुप तो ऊपर से है, ये यहां से नहीं देखना है, नीचे से देखना है। तो नीचे से कार्बन नंबर 2 पर देखोगे, नीचे से कार्बन नंबर 2 पर देखोगे, ओके अरे ये OH तो राइट साइड में है, OH जब राइट साइड में होता है तो उसको बोलते हैं डी कॉन्फ़िगरेशन। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, डी होगा। चेक कर सकते हो आप, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट है, इसमें नीचे से दूसरे कार्बन को हमने देखा OH राइट साइड में, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, डी। हेंस द गिवन मॉलिक्यूल हैज डी कॉन्फ़िगरेशन, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, डी। एक और देखो, फाइंड द डीएल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। इसमें बताओ कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप पहले कहोगे ये कीटोन है, 1 OH 2 OH 3 OH 4 OH 5 OH है, तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट ये है। अब कार्बोहाइड्रेट में ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है ऊपर से 1 और 2 नंबर, तो फंक्शनल ग्रुप ऊपर से गिना जाएगा और हमें नीचे से गिनना है। तो नीचे से दूसरे कार्बन पर OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, L। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, L। आप इसको चेक कर सकते हो, देख भी सकते हो। यहां देखो ये हमारा स्ट्रक्चर है, जो लास्ट कार्बन पर OH है वो कहां पर है, लेफ्ट साइड में है, इसलिए इसको बोल रहे हैं L कॉन्फ़िगरेशन। हेंस द गिवन मॉलिक्यूल हैज L कॉन्फ़िगरेशन। इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा, L। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा हमें लगता है। फाइंड आउट द DL कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। इसमें DL बताना है। आप देखो CHO ग्रुप है, 1 2 3 4 5 OH ग्रुप हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ से ऊपर से नहीं देखना है, फंक्शनल ग्रुप से नहीं देखना है, यहाँ से नीचे से दूसरे कार्बन पर आओ, लेफ्ट साइड में है, इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, L। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, L। देख सकते हो आप, L कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। नेक्स्ट अब चेक करते हैं, इस प्लस का मतलब या D का मतलब क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। मतलब अगर हम ऑप्टिकल एक्टिविटी इसकी चेक करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज के सॉल्यूशन से अगर हम प्लेन पोलराइज लाइट दैट इज PPL को अगर हम पास आउट करते हैं, तो उसका जो प्लेन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाता है। तो हम बोलते हैं कि जो ग्लूकोज है वो प्लेन पोलराइज लाइट को डेक्स्ट्रो या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है, इसलिए इसका नाम डेक्स्ट्रोज भी होता है। तो ग्लूकोज में ये जो प्लस साइन है, जिसको आप स्मॉल d भी कहते हो, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी को जस्टिफाई शो करता है। और वो कैपिटल D वो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन था, देखो। और जो माइनस होता है, जिसको आप स्मॉल l भी कहते हो, इसको लीवो रोटेटरी कहते हैं। तो डेक्स्ट्रो लीवो का मतलब समझ में आ रहा होगा। अब आप खुद से देखो, इसमें ये D क्या है, ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, ये प्लस माइनस क्या है, ये डेक्स्ट्रो लीवो को बताता है, और ग्लूकोज तो आपका ये है ही। तो आई थिंक आपको एक चीज समझ में आ गई होगी। देखो आप अपने दिमाग में एक चीज को बैठा लीजिए कि ये जो D होता है ये रिलेटिव रिप्रेजेंट रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को बताता है। प्लस माइनस बताता है डेक्स्ट्रो को, प्लस बताता है डेक्स्ट्रो को और माइनस बताएगा लीवो को, और ग्लूकोज तो ये इटसेल्फ है ही। और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को कैसे बनाना है, पहला OH राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट राइट एंड CH2OH। इस तरह से ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर आप लोग बनाने लगे हो, इसमें किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। D and L are relative configuration and have no relation with small d and small l। कैपिटल D कैपिटल L अलग होते हैं, स्मॉल d स्मॉल l अलग होते हैं। इन दोनों का एक दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं है, ये चीज आप याद रखिएगा। अब देखते हैं ग्लूकोज की। अब हम कुछ एक केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे, अब हम ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करें तो ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। अब एल्डिहाइडिक ग्रुप की ये विशेषता रहती है कि इसको अगर हम सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है, मतलब एडिशन रिएक्शन टाइप की होती है। तो हम क्या देखते हैं कि ग्लूकोज की रिएक्शन जब हम NaHSO3 से कराएंगे तो इसमें एल्डिहाइड है तो इसमें रिएक्शन होनी चाहिए, मगर हम क्या देखते हैं कि ग्लूकोज जो है वो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है, हमने चेक भी किया।
हमने चेक कैसे किया था, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन कराई थी, ऑक्सिम बना था और प्रूफ हो गया था कि ग्लूकोज के पास कार्बोनिल ग्रुप है। मगर अगर ग्लूकोज पेंटा एसीटेट को ले लेते हैं, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट कैसे बनाया था, ग्लूकोज की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई थी, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराई थी, तो क्या मिला था, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट मिला था। अब अगर हम ग्लूकोज पेंटा एसीटेट की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन से कराते हैं तो हम देखते हैं कोई रिएक्शन नहीं होती। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ग्लूकोज के पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है, मगर वो एल्डिहाइडिक ग्रुप की बहुत सारी रिएक्शंस को शो नहीं कर रहा है। ना तो वो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, ना ग्लूकोज पेंटा एसीटेट जिसमें अभी भी CHO ग्रुप दिख रहा है, उसमें CHO ग्रुप की रिएक्शंस ऑक्सिम टाइप कंपाउंड नहीं बनता हुआ दिख रहा है। दैट मीन्स बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी हैं ग्लूकोज की जिसमें हम ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि इसमें वाकई में एल्डिहाइड ग्रुप है या नहीं है। तो फिर हमें ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स को एक स्टेप अपर लेवल पर सोचना पड़ता है। इस रिएक्शन से हम ये बात कंफर्म कर सकते हैं कि ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, या कहें तो ग्लूकोज के पास जो एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO ग्रुप है, वो फ्री स्टेट में नहीं है, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि अगर फ्रीली एग्जिस्ट करता तो ये एल्डिहाइड की सारी रिएक्शंस को शो करता। ये कुछ 2 रिएक्शन लिखी हैं, कुछ और भी रिएक्शंस होती हैं कि ग्लूकोज जो है उन रिएक्शंस को भी शो करता, मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्लूकोज सब रिएक्शंस को, सारे एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शंस को शो नहीं करता है। लिखा भी है दिस सजेस्ट द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप इन ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में CHO ग्रुप की एब्सेंस रहती है, ये इन रिएक्शन से प्रूव होता हुआ दिख रहा है। लिखो in fact many other properties of glucose can't be explained by considering Fisher structure of glucose। मतलब फिशर स्ट्रक्चर जब हमने ग्लूकोज का बनाया था तो उसमें स्पष्ट दिख रहा था कि CHO ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। तो फिशर प्रोजेक्शन से हम ये देख रहे हैं कि ग्लूकोज के पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है, मगर अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप ग्लूकोज के पास है तो ग्लूकोज की सारी रिएक्शन फिशर प्रोजेक्शन से प्रूफ होनी चाहिए, मगर फिशर प्रोजेक्शन से ग्लूकोज की सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं होती हैं। ग्लूकोज की कुछ एक प्रॉपर्टीज ऐसी भी होती हैं जिसमें वो एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शन को शो नहीं करता है। इसका मतलब ग्लूकोज के पास जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो फ्री स्टेट में नहीं है, और जब फ्री स्टेट में नहीं है तो एल्डिहाइडिक ग्रुप ने कंबाइंड स्टेट के फॉर्म में एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया होगा, और वो जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो कैसे बना होगा, उस साइक्लिक स्ट्रक्चर से बाकी प्रॉपर्टीज कैसे एक्सप्लेन होती हैं, इन सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो फिलहाल यहाँ लिखा हुआ है इनफैक्ट मैनी अदर प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज कांट बी एक्सप्लेन बाय कंसीडरिंग फिशर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। लिखा भी है द एग्जिस्टेंस ऑफ अल्फा एंड बीटा एनोमर्स फॉर्म कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय ओपन चेन स्ट्रक्चर। इवन ग्लूकोज भी है वो 2 फॉर्म में पाया जाता है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। अगर हम फिशर प्रोजेक्शन को सही मान लेते हैं तो फिर ग्लूकोज को एक ही रूप में पाया जाना चाहिए। क्यों वो 2 रूपों में पाया जा रहा है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज? तो कहीं ना कहीं ओपन चेन स्ट्रक्चर से अब हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। अब हमें ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर की तरफ सोचना पड़ेगा, और ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है उसको आप देख सकते हो। देखो पहले हम थोड़ा सा बना के दिखा दें जिससे आपको चीज़ें आसान होती हुई दिख जाए। देखो यहां समझना, ये हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ये ग्लूकोज मैंने अभी बना के दिखाया था, वही ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर है। अब देखो ग्लूकोज में क्या होता है, ये जो 5 नंबर कार्बन पर OH ग्रुप होता है ये जाके अटैक करता है किस पर, एल्डिहाइड पर। अब जब अटैक होगा तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। क्योंकि ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इस पर फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों तरफ से अटैक पॉसिबल है, तो ये कंपाउंड बनता है COH H OH H
ये स्ट्रक्चर बनता है। इस तरह का हेमी एसिटल टाइप स्ट्रक्चर बनता है, साइक्लिक टाइप स्ट्रक्चर बनता है। अब यहां OH और OH, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, इन पर जो OH ग्रुप है वो सेम डायरेक्शन में है, तो उसको बोलते हैं अल्फा D प्लस ग्लूकोज। ऐसा भी हो सकता है कि ये OH राइट में ना आकर के लेफ्ट में आ जाए। क्यों? क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, अटैक फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों पॉसिबल हो सकता है। तो ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर भी हम बना सकते हैं, ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर भी हम बना सकते हैं कि इसमें OH तो राइट में रहे, सॉरी H राइट में रहे, OH लेफ्ट में, बाकी सब सेम है, बाकी कोई चेंज नहीं है। ये स्ट्रक्चर होता है। इसमें OH ग्रुप कार्बन नंबर 1 और 2 पर अपोजिट डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं बीटा D प्लस ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में जो फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप रहता है वो कार्बन नंबर 5 पर जो एल्कोहलिक ग्रुप है उसके साथ रिएक्शन करके हेमी एसिटल टाइप स्ट्रक्चर बनाता है। और दो तरह से पॉसिबिलिटीज बनती है, दो तरह से स्ट्रक्चर बनते हैं। जब कार्बन नंबर 1 और 2 पर OH ग्रुप सेम साइड रहेगा तो उसको हम बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज, और अगर OH ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे तो उसको बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोज। चूंकि यहां रिपल्शन कम होता है इसलिए बीटा डी ग्लूकोज स्टेबल होता है, ये स्टेबल है, ये ज़्यादा मिलता है, और अल्फा डी ग्लूकोज लेस स्टेबल होता है, ये कम मात्रा में मिलता है। अल्फा डी ग्लूकोज कम मात्रा में मिलता है और बीटा डी ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में मिलता है। और अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में देखो कार्बन नंबर 1 पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, बाकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सब सेम है। तो अगर कार्बन नंबर 1 पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं एनोमर्स। तो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के एनोमर्स हैं। और कार्बन नंबर 2 पर, कार्बन नंबर 3 पर, 4 पर, 5 पर जब चेंज होता है तो उसको हम एपीमर कहते हैं। एक्चुअली किसी भी कार्बन पर चेंज होगा तो उसे हम एपीमर कहते हैं, मगर स्पेशली जब कार्बन नंबर 1 पर कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है तो उसे हम एनोमर कहते हैं और बाकी सभी को हम एपीमर कहते हैं। कार्बन नंबर 2 पर चेंज होगा तो उसको बोलेंगे एपीमर, कार्बन नंबर 4 पे चेंज होगा तो भी एपीमर। तो आप अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के बारे में अगर हम पूछे तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में कोई भी अंतर नहीं होता है। अंतर अगर होता है तो कार्बन नंबर 1 पर कॉन्फ़िगरेशन का अंतर देखने के लिए मिलता है। तो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर। अगर हम ग्लूकोज और मैनोज के स्ट्रक्चर को बनाएं तो ग्लूकोज और मैनोज का स्ट्रक्चर जब हम ओपन चेन फिशर टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कार्बन नंबर 2 पर चेंज दिखता है। तो ग्लूकोज एंड मैनोज आर एपीमर ऑफ ईच अदर, दैट मीन्स C2 एपीमर ऑफ ईच अदर। और ग्लूकोज और गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाते हैं तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में पूरा स्ट्रक्चर सेम है, कार्बन नंबर 4 पर डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर C4 एपीमर्स ऑफ ईच अदर। तो आई थिंक एनोमर और एपीमर का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। एनोमर एपीमर को हम इसी स्लाइड में आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल अभी आप इतना समझ लो कि ग्लूकोज में CHO ग्रुप फ्री स्टेट में रहता है, ऐसा हमको फिशर प्रोजेक्शन बताता है। मगर ग्लूकोज की बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें ग्लूकोज फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप को कंसिस्ट नहीं करता है, ऐसा पता चलता है। वो रिएक्शन कौन सी है वो मैंने आपको बताई कि ग्लूकोज इटसेल्फ 2 एनोमेरिक फॉर्म में पाया जाता है। अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज में क्यों पाया जाता है, ऐसा कुछ भी फिशर प्रोजेक्शन से क्लियर नहीं होता है। इवन ग्लूकोज जो है वो हाइड्रोक्सिल, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट जो है वो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ग्लूकोज जो है वो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ऐसे और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री स्टेट में पाया जाता है, ये कंफर्म नहीं होता है। इसके लिए हमें आगे सोचना पड़ा कि ऐसा क्यों होता है, ग्लूकोज में अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो ग्लूकोज एल्डिहाइड की रिएक्शन को क्यों शो नहीं कर रहा है। और जब हम आगे फर्दर स्टडी करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड है तो ग्लूकोज में अल्कोहल भी तो है। अब वो एल्डिहाइड और अल्कोहल आपस में अगर रिएक्शन कर लें तो हेमी एसिटल भी तो बन सकता है। तो फिर आगे बताया गया कि ग्लूकोज में जो स्ट्रक्चर है वो ओपन चेन के साथ साथ साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होता है,
और जब साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया गया तो देखा गया कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप 5 नंबर के OH ग्रुप के साथ कंबाइन करता है और हेमी एसिटल टाइप स्ट्रक्चर बनाता है। जब इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा होगा तो कार्बन नंबर 1 पर कॉन्फ़िगरेशन को डिफर करते हुए हम 2 तरह की पॉसिबिलिटीज ड्रॉ कर सकते हैं। अगर OH ग्रुप कार्बन नंबर 1 और 2 पर OH ग्रुप सेम डायरेक्शन में रहेगा तो उसको हम बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। रिपल्शन ज़्यादा होता है इसलिए स्टेबिलिटी कम होती है, अल्फा डी ग्लूकोज कम मिलता है। और कार्बन नंबर 1 और 2 पर OH ग्रुप अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनमें रिपल्शन लेस होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और इसको हम बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज किस तरह बनता है आपने देखा। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज को हम एनोमर्स कहते हैं क्योंकि इनमें कार्बन नंबर 1 पर डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, और अगर एक के अलावा और किसी कार्बन पर डिफरेंस देखने के लिए मिलता है तो अब हम उसे एपीमर कहते हैं। ग्लूकोज और गैलेक्टोज C4 एपीमर होते हैं, ग्लूकोज और मैनोज C2 एपीमर होते हैं। इसको आपको याद रखना चाहिए। अब देखो आगे हम लोग देखते हैं। ग्लूकोज फॉर्म 6 मेंबर्ड रिंग इन विच OH at C5 इज इन्वॉल्व इन द रिंग फॉर्मेशन। देखो ये 5 नंबर पर जो OH है ये जाकर के एल्डिहाइड से अटैक करता है और अटैक करके ये OH और OH अगर सेम डायरेक्शन में आएंगे तो बनेगा अल्फा फॉर्म, अल्फा डी ग्लूकोज हम बना सकते हैं। और अगर हम OH और OH को सेम साइड ना बनाकर लेफ्ट साइड बना दें तो वो बीटा डी ग्लूकोज बन जाएगा। बट फिलहाल यहाँ अल्फा डी ग्लूकोज है। जब हमने ये अल्फा डी ग्लूकोज को यहाँ बनाया तो ये हमने ऐसे बॉन्ड को मैंने जो अपने पिछले स्ट्रक्चर में देखो मैंने बॉन्ड ऐसे बना दिया था इस तरह से, और आपके इसमें बॉन्ड ऐसे बना हुआ है। तो एक्चुअली ये बॉन्ड में ये जो कॉर्नर्स आ रहे हैं दीज आर नॉट कार्बन, ये कार्बन नहीं होते हैं, ये तो केवल सिंपली बॉन्ड है कि ये ऑक्सीजन है वो इस वाले कार्बन से और इस वाले कार्बन के बीच में जुड़ा हुआ है। दिस इज नॉट कार्बन, ये कार्बन नहीं होते हैं, ये मोड जरूर हैं बट ये कार्बन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये कार्बन है, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, बट दिस इज नॉट कार्बन। ये कार्बन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये तो नॉर्मल एक बॉन्डिंग है जो इस चीज को इस चीज से जोड़ रहा है ऑक्सीजन के माध्यम से। तो वो चीज़ यहाँ दिखाई गई है। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, फिशर स्ट्रक्चर है, फिशर प्रोजेक्शन है, फिशर साइक्लिक प्रोजेक्शन है। और इस प्रोजेक्शन को हम इस प्रोजेक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे बात की चीज़ है, बट फिलहाल जो यहाँ कॉर्नर्स दिख रहे हैं दीज आर नॉट कार्बन, ये कार्बन नहीं है। मैंने केवल इस स्लाइड में यहाँ पर ये चीज़ दिखाई है। आगे देखते हैं। देखो OH ग्रुप ने अटैक किया एल्डिहाइड पर। अगर OH ग्रुप अपोजिट है, कार्बन नंबर 1 और 2 पर OH ग्रुप अपोजिट है तो उसको बोलेंगे बीटा फॉर्म और ये बनेगा बीटा डी ग्लूकोज। तो अगर सेम डायरेक्शन में थे तो बन गया था अल्फा फॉर्म अल्फा डी ग्लूकोज, और अपोजिट थे तो बन गया बीटा डी ग्लूकोज। तो आपने अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज को क्लियर कर लिया होगा। वही चीज़ लिखी हुई है, देखो ग्लूकोज है, ये OH है, ये अटैक करेगा, अटैक फ्रंट साइड से होगा या बैक साइड से होगा। 2 पॉसिबिलिटी होंगी, बीटा डी ग्लूकोज जिसमें OH अपोजिट होंगे और अल्फा डी ग्लूकोज जिसमें OH सेम साइड होंगे। अल्फा डी ग्लूकोज लेस स्टेबल होता है, कम मिलता है। बीटा डी ग्लूकोज ज़्यादा स्टेबल होता है, ज़्यादा मिलता है। कार्बन नंबर 1 पर डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज जो होते हैं वो एनोमर्स होते हैं। और जब ग्लूकोज सॉल्यूशन के फॉर्म में रहता है तो उसमें ओपन चेन भी पाया जाता है और साइक्लिक स्ट्रक्चर दोनों पाए जाते हैं और इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है। ये आपको याद रहना चाहिए। ये लिखा हुआ है 2 साइक्लिक फॉर्म एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद एन ओपन चेन स्ट्रक्चर। मतलब ग्लूकोज में ओपन चेन स्ट्रक्चर भी रहता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी रहता है, अल्फा भी रहता है और बीटा भी रहता है, और ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अगर हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को ही देखें, देखो अगर हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें देखो 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, 5 तो कार्बन है और 6वां क्या है, ऑक्सीजन। तो इस तरह से आपके ग्लूकोज में 5 तो होते हैं कार्बन, ये देखो 5 तो होते हैं कार्बन और 1 होता है ऑक्सीजन। और इस स्ट्रक्चर को या इस वाले कंपाउंड को जिसमें डबल बॉन्ड भी है इसको हम बोलते हैं पायरन, इसको बोलते हैं पायरन। ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसका नाम होता है पायरन। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को आप पायरन रिंग के फॉर्म में भी बना सकते हो, पायरन रिंग के भी फॉर्म में बनाया जा सकता है। वही चीज़ आगे दिखाई गई है कि देखो लिखा है अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज
कैन रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 6 मेंबर्ड रिंग। इनको हम 6 मेंबर्ड रिंग के रूप में भी बना सकते हैं, जिस रिंग को हम पायरन रिंग कहते हैं, इसलिए इसको हम पायरनोस स्ट्रक्चर भी कहते हैं ग्लूकोज का। अब हम एक नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसमें इस तरह की रिंग हम बनाएंगे, डबल बॉन्ड नहीं होगा उसमें, सिंगल बॉन्ड ही रहेंगे, बट डबल बॉन्ड वाले इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं, ये एक 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एक ऑक्सीजन होता है, 5 कार्बन होते हैं, और इसको हम बोलते हैं पायरन। इस कंपाउंड का नाम होता है पायरन। अब हम लोगों को जो ग्लूकोज बनाना है वो पायरन रिंग वाला बनाना है, वो देख सकते हो आप। ये देखो, ये हमारा ग्लूकोज में कौन सा ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज। और यहां देखो ये कौन सा ग्लूकोज है, ये हमारा है बीटा डी ग्लूकोज। अब इसको हम किस तरह से बनाएंगे, पायरन रिंग के फॉर्म में बनाएंगे। तो पायरन रिंग के फॉर्म में कैसे बनाते हैं, पहले आप 5 मेंबर्ड बना लो रिंग और ऑक्सीजन को कनेक्ट कर दो, ये इस तरह से, ये आपने पायरन बना लिया। अब पायरन रिंग पर आपको ग्रुप को कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करते हैं, OH ग्रुप राइट साइड में है तो नीचे, H लेफ्ट साइड में है तो ऊपर, फिर राइट साइड में OH है तो नीचे, फिर लेफ्ट में H ऊपर, फिर OH लेफ्ट में है ऊपर, फिर OH नीचे, और CH2OH को हम ऊपर ही बनाएंगे। इस तरह का स्ट्रक्चर जो बनता है, इसमें ये जो OH है ये कार्बन नंबर 1 का OH है, ये कार्बन नंबर 2 का OH है, दोनों सेम साइड है, तो इसको अपन लोग बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोपायरनोस। और यहाँ देखो इसमें भी वही, पहले तो पायरन रिंग बना लीजिए आप। पायरन रिंग बनाने के बाद अब आपको ग्रुप को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, कार्बन नंबर 1 पर H नीचे रहेगा, OH ऊपर, 2 पर OH नीचे रहेगा, H ऊपर, तीसरे में OH ऊपर, H नीचे, चौथे में OH नीचे, H ऊपर, और CH2OH ऊपर रहता है, H नीचे रहता है। इसमें आप चेक करो OH ग्रुप कार्बन नंबर 1 और 2 पर अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोपायरनोस। तो ग्लूकोज के साइकिल स्ट्रक्चर को आप इस तरह से ना बनाकर पायरनोस स्ट्रक्चर में भी बना सकते हो, तो इसको कहा जाता है ग्लूकोज का पायरनोस स्ट्रक्चर। अगर अल्फा डी ग्लूकोज है तो क्या कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि अल्फा डी ग्लूकोज है या बीटा डी ग्लूकोज है, तो आप यहाँ पर ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को समझ सकते हो। तो बच्चों हमें लगता है कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में आपको दिक्कत नहीं होगी, और अगर दिक्कत है तो आप उसको एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लो। और इसी पायरनोस स्ट्रक्चर को हम हॉवर्थ स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो ग्लूकोज का ये हॉवर्थ स्ट्रक्चर है, दोनों OH ग्रुप सेम साइड में है तो अल्फा डी ग्लूकोपायरनोस है, और दोनों OH ग्रुप अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको बीटा डी ग्लूकोपायरनोस बोलेंगे। और तो पायरनोस स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज हॉवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के आपने 2 स्ट्रक्चर देखे, एक तो देखा फिशर ओपन चेन स्ट्रक्चर, फिशर साइक्लिक स्ट्रक्चर, और अब देख रहे हो आप पायरनोस स्ट्रक्चर जिसको हम हॉवर्थ प्रोजेक्शन या हॉवर्थ स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। लिखा है 2 मोनोसैकेराइड्स डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ OH ग्रुप एट एनी कार्बन आर कॉल्ड एपीमर। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एपीमर। किसी भी कार्बन पर अगर OH ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन अलग है तो उसको हम एपीमर कहते हैं, और स्पेशली जब कार्बन नंबर 1 पर एपीमर बनता है तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोमर्स कहते हैं। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 के OH ग्रुप में डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज क्या होते हैं, एनोमर्स होते हैं। और आगे लिखा भी है 2 साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज डिफर ओनली इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट कार्बन नंबर 1 इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। तो इस वाले कार्बन को हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। इस पर OH राइट में है और इस कार्बन पर OH लेफ्ट में है, बाकी कोई भी चेंज नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज क्या हैं, ये एनोमर्स हैं। और इस वाले कार्बन को जिसमें ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इसको अपन लोग बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। तो बच्चों आई थिंक आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज की। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप लोगों ने सीख लिया। अगर ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या है तो हमें बता सकता है, मैं आपको और ज़्यादा क्लियरिफाई करने की कोशिश करूँगा। बट जहाँ तक मुझे उम्मीद है कोई भी ऐसे टॉपिक को मैंने कवर, मतलब ऐसा नहीं है जो मैंने ना आपको बताया हो। हर एक बारीक से बारीक चीज़ मैंने कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से रिलेटेड बता दी है। आपकी प्रैक्टिस
देखो बच्चों, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, केवल आपकी प्रैक्टिस है जो आपको परफेक्ट बनाएगी। प्रैक्टिस चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी या मैथ्स हो, आपकी प्रैक्टिस ही मस्ट है। क्योंकि मैथ्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस ही रहते हैं, सीधी प्रैक्टिस होती रहती है। मगर केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो में पहले जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे तब तक आप प्रैक्टिस में क्या करोगे? आप तुक्के लगाना थोड़ी ना सीखोगे। तो आपने अगर हमसे पढ़ लिया है, मैंने आपको फिर बताया टोटल 6 क्लासें 7 क्लासें हैं मेरे पास कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट इन द सेंस बायोमोलिक्यूल की 6-7 क्लासों में मैं पूरा बायोमोलिक्यूल डिस्कस करूंगा। और पूरा बायोमोलिक्यूल डिस्कस करने के बाद थ्योरी में इससे ज़्यादा पढ़ा नहीं जाता है। अब आती है आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। करिए क्वेश्चन खूब धुआंधार, लगातार क्वेश्चन कीजिए। मैं तो आपको फिर बोल रहा हूँ कि आप अपने टारगेट सेट कर लीजिए कि मुझे एक दिन में ऑन एन एवरेज लगभग 150 क्वेश्चन फिजिक्स, 150 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 150 क्वेश्चन मैथ्स या बायोलॉजी के करने हैं। 450 क्वेश्चन करने में आपका पूरा 7-8 घंटे का समय आराम से लगेगा। आप इत्मीनान से करिए, थ्योरी को आप पढ़िए। जिस चैप्टर की थ्योरी आप पढ़ो उस चैप्टर की खूब सारी प्रैक्टिस आप करो। अगर आप करते हो तो मुझे पूरा विश्वास है कि सिलेक्शन आपका कहीं नहीं जा रहा है, होगा ज़रूर। आपकी प्रैक्टिस में कमी रहती है। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सब कुछ आता है उनको, वो ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं और एक्चुअली में वो सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाते हैं। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा, यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी बच्चे खूब सारी प्रैक्टिस करें। थ्योरी सेक्शंस को पूरा ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चंस करते हो उसमें जो कॉन्सेप्ट आते हैं उन कॉन्सेप्ट में तो थ्योरी जब आप तक नहीं पढ़ी होगी तब तक वो आप नहीं कर पाओगे। तो आप प्रैक्टिस करिए और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को और ऑनवर्ड्स जो कुछ भी बच गया उस स्ट्रक्चर्स को अब हम लोग अगली क्लास में कवर करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच। आपसे अगली क्लास में जल्दी मुलाकात होती है। बाय।